हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग जो है बिहार स्पेशल में क्या कर रहे हैं कि ऑलरेडी 5 क्लास कर चुके हैं। आज जो है हम लोग कितना नंबर का क्लास करेंगे, तो 6ठा नंबर का करेंगे। एंशिएंट बिहार अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्राचीन बिहार का इतिहास में। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर वहां से क्या कर सकते हैं कि आसानी से वीडियो सारा देख सकते हैं, अगर नहीं देखे हैं तो पिछले क्लास। ठीक, तो चलिए आज जो है हम लोग क्या करेंगे कि इसमें क्या पढ़ेंगे, पाल वंश पढ़ेंगे और साथ ही साथ कुषाण वंश के बारे में पढ़ लेंगे। ये दोनों से क्या होता है कि हमेशा क्वेश्चन बनते रहता है। और एग्जाम भी क्या हो गया है कि आपका बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम है बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि उसका जो डेट दे दिया है 6 दिसंबर से लेकर आपके 16 दिसंबर के बीच में एग्जाम होने वाला है। साथ ही साथ 17 बीपीएससी जो है वो भी नजदीक आ जाएगा, ठीक, कुछ दिन के बाद। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो आज जो है सबसे पहले हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कि प्राचीन बिहार के इतिहास में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक कर लिए हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा तो क्या पढ़ना है, तो पाषाण काल पढ़ना है, वैदिक काल पढ़ना है, महाजनपद काल, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, पाल वंश, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इतना टॉपिक है कि प्राचीन बिहार का इतिहास में पढ़ना है, मतलब कि एंशिएंट बिहार में पढ़ना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आज तक हम लोग क्या किए हैं कि पिछले 5 क्लास में गुप्त वंश तक पढ़ चुके हैं, और ये जो है कुषाण वंश और पाल वंश और बाकी का जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, हम लोग का क्या होगा कि अगले 2 क्लास में, मतलब कि आज और कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, पीछे का भी क्लास देख लीजिएगा, ताकि आपका क्या हो कि कोई टॉपिक ना छूटे। नहीं तो क्या होता है कि टॉपिक छूट जाने पे क्वेश्चन छूट जाता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग जो पढ़ते हैं आज क्या करेंगे कि कुषाण वंश को पढ़ेंगे। और इस एक बात याद रखिएगा कि बिहार स्पेशल का ना करीब करीब 20 से 25 क्वेश्चन आता है, और ये सारे पोर्शन से इजी होता है। जैसे साइंस का पोर्शन हो, हिस्ट्री का पोर्शन हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, ये सब पोर्शन से इजी होता है। तो आपका बिहार स्पेशल का क्वेश्चन कम से कम नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, बुक का प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा कि इम्तियाज अहमद का एक बुक है, उसको पढ़ सकते हैं अगर टाइम है तो, और नहीं टाइम है तो क्या करिएगा कि एडिटोरिया का तत् संग्रह का बुक आता है, उसको देख सकते हैं। और नहीं, इतना भी नहीं करना है तो वीडियो देखिए और इसका पीडीएफ पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन आपका सारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि आज कुषाण वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो कुषाण वंश जो था कि भारत आने वाला सबसे अंतिम क्या था कि विदेशी था। ये भी बात आपको याद रखना है। अगर पूछे आपसे कि सबसे अंतिम आने वाला विदेशी प्राचीन काल में कौन था, तो आपको बताना है कुषाण वंश ही था। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि आने वाला विदेशियों का क्रम कैसा था। ये पूछते रहता है कि कौन कौन पहले आया था, इसके बाद कौन आया, इसके बाद कौन आया, इसके बाद कौन आया, आपको दे देगा, क्रमानुसार मिलाना रहेगा। तो हम लोग उसको देख लेते हैं। तो विदेशियों के आने का क्रम क्या था कि सबसे पहले इंडिया में आया कौन था, तो हिंद यूनानी आया था, जो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर आया था, हम लोग देखे थे, वो आया था। फिर आया शक, फिर आया पहलव, फिर आया कुषाण, सबसे लास्ट में कौन आया, तो कुषाण आया। ये बात आपको याद रखना है। तो कुषाण आखिर में था कहाँ का, तो कुषाण जो था चीन का रहने वाला था। ठीक है, चीन के यूची या तोखरी जाति से क्या करता है कि कुषाण जो था संबंधित रखता था। ये बात आपको याद रखना है। और कुषाण वंश का अगर संस्थापक के बारे में पूछे ना, तो कुजुल कडफिसेस इसका नाम था। वही क्या किया था कि कुषाण वंश को संस्थापक किया था, स्थापना किया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इस वंश का अगर प्रमुख शासक के बारे में पूछे तो किसको बताना है, तो कनिष्क को बताना है। हम लोग जानते हैं कि कनिष्क के शासन काल में ही चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ था कश्मीर में, कुंडलवन में, इसलिए ये बहुत ज्यादा कनिष्क इंपॉर्टेंट भी हो जाता है अपने एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, तो इस वंश का अगर प्रमुख शासक पूछे तो कनिष्क को बताना है, लेकिन इस वंश का संस्थापक के बारे में पूछे तो क्या बताना है, कुजुल कडफिसेस। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या है कि इस वंश ने अपना राजधानी कहाँ बनाया, तो फिरोजपुर, जिसको हम लोग पेशावर भी बोलते हैं, ठीक है, और मथुरा में, ये दोनों जगह पे क्या बनाया था कि अपना राजधानी को स्थगित किया था। ये बात आपको ध्यान में इतना रखना है। ठीक, चलिए आगे जब हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि अश्वघोष जिसने क्या किए थे कि बुद्ध चरित्र का रचना किए थे, उसको ये क्या किया था, कनिष्क विजित कर लिया था, उस पर विजय प्राप्त कर लिया था। पाटलिपुत्र से इसको क्या किया था कि लेके चले गए थे अपने पास कनिष्क। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कनिष्क के समय ही क्या हुआ कि गंधार और मथुरा कला का विकास हुआ। हमेशा पूछते रहता कि किसके शासन काल में, किसके समय में गंधार और मथुरा कला का विकास हुआ, तो आपको बताना है कि कनिष्क के शासन काल में क्या हुआ था कि गंधार और मथुरा कला का विकास हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या है कि कनिष्क के समय ही क्या हुआ था कि चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। आगे जब हम लोग कल पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, उसमें हम लोग देख लेंगे कि चारों बौद्ध संगीति कब कब हुआ था, वहां हम लोग सब जान लेंगे। तो कनिष्क के समय क्या हुआ था कि चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो आपका कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ईसा के प्रथम ईस्वी में हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और
ये भी आपको याद रखना है कि कनिष्क ने क्या किया था कि 78 ईस्वी में 78 ईस्वी में राजा बना, और इस राजा बनने पर क्या हुआ था कि शक संवत चलाया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। शक संवत चलाने वाला अगर पूछ ले कि कौन था, तो कनिष्क ही था। और कब चलाया था, तो 78 ईस्वी में जब राजा बना था तब, ठीक है। कनिष्क के समय क्या था कि जो सिल्क मार्ग था ना, उस पे कुषाणों का आधिपत्य था। सिल्क मार्ग में क्या होता था, तो हम लोग जानते हैं कि चाइना से और भी क्षेत्र से, ईरान से, इराक, ये सबसे क्या होता था कि वहां से व्यापार करने के लिए ये रास्ता था, उसी को हम लोग सिल्क मार्ग कहते हैं। ये देखना चाहते हैं तो ये प्राचीन काल का क्या है कि आपका सिल्क मार्ग है, लेकिन अभी जो है चाइना इसको बहुत ज्यादा विकास कर चुका है, ठीक है। ये वही बात आपको याद रखिएगा, अभी भी ये सिल्क मार्ग है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये सिल्क मार्ग जो है खत्म हो चुका है, तो ये भी अभी भी बचा हुआ है, ठीक। लेकिन पहले जो था उस समय कुषाण के समय इस पे क्या था कि कुषाणों का इस पे आधिपत्य था, मतलब कुषाण का इस पे पावर चलता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं पाल वंश के बारे में। ये पाल वंश जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे हमेशा 1 से 2 सवाल आपका बनते ही रहता है, ठीक है। तो पाल वंश के अगर संस्थापक के बारे में पूछे तो किसको बताना है, तो गोपाल को बताना है। और गोपाल कब किए थे इसका स्थापना, तो 750 ईस्वी में गोपाल जो थे पाल वंश का स्थापना किए, ठीक है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना बिहार शरीफ में गोपाल ने किया था, ये बात याद रखना है। और प्राचीन में जो बिहार शरीफ का जो नाम था ना, उदंतपुरी ही था, ये भी बात आपको याद रखना है, इसीलिए इसको उदंतपुरी विश्वविद्यालय भी नाम पड़ा था, ठीक है। चलिए आगे जब हम लोग देखते हैं तो क्या है कि इस वंश का अगर सबसे प्रमुख शासक के बारे में पूछे तो किसको बताना है, तो धर्मपाल को, ठीक है। धर्मपाल जो था विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया था। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो भागलपुर में है, बिहार में। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि सोमपुर महाविहार जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश में है, इसका निर्माण भी अगर आपसे पूछे कि कौन करवाया था, तो धर्मपाल ही करवाया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष किया था, मतलब कि ट्राई सीरीज होता है ना, उसी तरीका से ये संघर्ष किया था, युद्ध किया था। उसमें कौन कौन था, तो एक तो पाल वंश से धर्मपाल ही था, और दूसरा प्रतिहार था, और तीसरा कौन था, तो राष्ट्रकूट था। ये तीनों के बीच में क्या हुआ था कि संघर्ष हुआ था, ठीक है। जिसमें क्या हुआ था कि प्रतिहार शासक वत्सराज से इसको धर्मपाल को पराजय मिला, और बाद में क्या हुआ कि धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव को और प्रतिहार शासक वत्सराज को, दोनों को क्या किया था कि पराजित किया था, ठीक है। उसके कुछ समय के लिए क्या कर लिया था, तो कनौज पर क्या कर लिया था, धर्मपाल अधिकार भी कर लिया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि धर्मपाल ने उत्तरापद स्वामी का उपाधि भी धारण किया था। ये भी बात आपको याद रखना है, क्योंकि बार बार पूछते रहता है कि उत्तरापद स्वामी का धारण कौन किया था, तो आपको याद रखना है कि धर्मपाल जो था उत्तरापद स्वामी का उपाधि धारण किया था, ठीक। चलिए आगे जब हम लोग देखते हैं तो क्या है कि धर्मपाल के बाद इसका मतलब कि शासक कौन बना पाल वंश का, तो देवपाल बना था, जो इसका पुत्र था धर्मपाल का। जो कब बना था, तो 810 ईस्वी में बना था। ये भी बात आपको याद रखना है। ये पूछते रहता है कि धर्मपाल के बाद शासक कौन बना पाल वंश का, तो देवपाल बना था। और देवपाल किसका पुत्र था, तो देवपाल धर्मपाल का पुत्र था, ठीक है। कब बना, तो 810 ईस्वी में बना था। ये आपको याद रखना है, ठीक। चलिए आगे जब हम लोग देखते हैं तो क्या है कि ये देवपाल जो था कहाँ पे अपना राजधानी बनाया, तो अपना राजधानी पाल वंश का कहाँ पे बनाया था, तो मुंगेर में अपना राजधानी बनाया था। और देवपाल ने जावा जो इंडोनेशिया में पड़ता है, वहां के एक शैलेंद्र वंशी शासक थे, कौन, बालपुत्र देव, उनको नालंदा में बिहार बनवाने के लिए, बिहार किसको बोलते हैं, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु जो होते हैं वहां पे रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बिहार बोलते हैं, ठीक है। उसको बिहार बनवाने के लिए बालपुत्र देव को 5 गांव दान में दे दिए थे देवपाल। ये बात आपको याद रखना है। पूछते रहता है कि कौन शासक थे जो 5 गांव दान में दे दिए थे बिहार बनवाने के लिए, तो देवपाल थे। तो यहां से आपका क्वेश्चन अगर कुछ बने तो नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जब देखते हैं तो क्या है कि देवपाल के बाद क्या हुआ कि विग्रपाल, महिपाल, रामपाल आदि जो था पाल वंश का क्या बना, तो शासक बना। ये भी बात आपको याद रखना है। और आगे जब हम लोग देखते हैं तो क्या है कि पाल कालीन में कांसे की जो मूर्तियां था ना, बहुत चरम सीमा पर था, बहुत कलात्मक में काफी प्रसिद्ध था, ठीक है। जिसका प्रतिपादक अगर पूछे कि प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो धीमन और विठल पाल जो थे कि कांसे की मूर्तियों के लिए प्रवर्तक माने जाते हैं इस कला का। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि प्राचीन बिहार के इतिहास में विभिन्न जो वंश हुआ और शासक हुआ, इसकी राजधानी कौन कौन सा था। एक जगह पे मिल जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ से आप
क्या करिएगा कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसके बाद क्या होता है कि जब हम लोग जाते रहते हैं एग्जाम में, तो एग्जाम से पहले थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बार बार पूछते रहता है कि इसका राजधानी कहाँ पे था, तो एक तरफ आपका शासक है, एक तरफ आपका राजधानी है। तो हम लोग देखते हैं कि बृहदर्थ जो थे जरासंध के जो पिताजी थे, और बसु के क्या थे कि ये पुत्र थे। जरासंध वही वाला जो महाभारत में किसके साथ युद्ध हुआ था, तो भीम के साथ मल्ल युद्ध हुआ था, जिसमें जरासंध को क्या किया गया था कि मार दिया गया था भीम के द्वारा, ठीक है। तो बृहदर्थ जो थे जरासंध के पिताजी थे, और बृहदर्थ को ही माना जाता है कि ये जो है मगध का मतलब स्थापना किए थे, ठीक है। लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर मगध का पूछे तो किसको बताना है, तो बिंबिसार को बताना, जो हर्यक वंश का संस्थापक था, ठीक। तो बृहदर्थ जो थे इनका राजधानी कहाँ पे था, तो राजगीर था या गिरिवर्ज, जिसको प्राचीन में गिरिवर्ज भी बोलते हैं, अभी हम लोग क्या बोलते हैं, तो राजगीर बोलते हैं, ठीक है। और पहले उसके पहले थोड़ा सा क्या बोलते थे, तो राजगृह बोलते थे, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। जो मगध का क्या था कि प्रथम राजधानी था, ठीक। दूसरा क्या कौन बना, तो बिंबिसार। तो बिंबिसार जो हर्यक वंश का संस्थापक था, वो भी अपना राजधानी गिरिवर्ज और राजगीर ही रखा था, ठीक है। फिर कौन, उदयन। उदयन अपना राजधानी कहाँ बनाया था, तो पाटलिपुत्र। अगर आपसे पूछे कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है, तो उदयन ही था, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। जो हर्यक वंश से क्या रखता था, संबंध रखता था, ये भी बात आपको याद रखना। अजातशत्रु का ये पुत्र था, ठीक। शिशुनाग जो था अपना राजधानी कहाँ पे बनाया, तो वैशाली में बनाया। काल अशोक कहाँ पे बनाया था, तो पाटलिपुत्र में फिर से कर दिया था, ठीक है। नंद वंश के समय भी पाटलिपुत्र में ही था। मौर्य वंश के भी समय क्या था कि पाटलिपुत्र में ही था। कुषाण के समय क्या था कि अभी हम लोग देखे थे कि पुरुषपुर, जिसको पेशावर बोलते थे, या मथुरा, ये दोनों जगह पे क्या किया था कि अपना राजधानी बनाया था, ठीक। गुप्त वंश के समय भी पाटलिपुत्र में था। पाल वंश के समय अभी हम लोग देखे कि मुंगेर में अपना राजधानी ये बनाया था। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि कुछ उस समय का प्रमुख साहित्य था, और ये बार बार पूछते रहता है कि उसके रचयिता कौन है, मतलब कि लेखक कौन है, और उसका विशेषता क्या है, क्या चीज के लिए वो लिखा गया था। तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो अर्थशास्त्र, ये मत समझिएगा कि अर्थशास्त्र एक इकोनॉमिक्स का बुक था। ये जो था राज्य प्रबंधन, मतलब कि राज्य व्यवस्था, प्रशासन चलाने का बुक था। और ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो कौटिल्य, जिसको चाणक्य या विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, ये भी बात आपको याद रखना है। इनके द्वारा लिखा गया था। जो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे कि कौटिल्य क्या थे, तो गुरुजी थे, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो राज्य प्रबंधन के लिए ये बुक प्रसिद्ध है, ना कि अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स के लिए। बुद्ध चरित्र को देखते हैं तो कौन लिखे हैं, तो बुद्ध चरित्र अश्वघोष लिखे हैं, बौद्ध धर्म का महाकाव्य है। और बुद्ध चरित्र जो लिखे हैं अश्वघोष, किनके समकालीन थे, ये भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कनिष्क के समकालीन थे, जिनको विजय प्राप्त किए थे कहां से, तो मगध से, पाटलिपुत्र से। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं तो प्रज्ञा पारमिता जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो नागार्जुन के द्वारा लिखा गया। शून्यवाद का सिद्धांत दिया गया है। शून्यवाद जो है ना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आप देखिएगा कि वहां पे एक दार्शनिक है, मतलब कि फिलॉसफी है, ठीक है। उस पर एक क्या है कि सिद्धांत दिया गया है। सी यू की जो है हेनसांग के द्वारा लिखा गया है, जो भारत का यात्रा विवरण है। ये जो है हेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय भारत में आया था। ये भी क्वेश्चन पूछते रहता है कि हेनसांग किसके समय में आया था, तो भारत, तो आपको याद रखना हर्षवर्धन के समय में, ठीक है। चीनी एक यात्री था, ठीक है। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया, तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। जो सेल्यूकस निकेटर का क्या था, मेगास्थनीज तो एक लेखक था, इतिहासकार था, आप मान सकते हैं, ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर जो था इंडिया में इसको भेजा था मेगास्थनीज को कि जाइए वहां का आर्थिक और जो प्रशासनिक इतना अच्छा से चल रहा है व्यवस्था, वहां से जाइए और पढ़िए और उसको क्या करिए कि बताइए कि कैसे वो चल रहा है। तो वही यहाँ पर आया और सारा देखा, और देखने के बाद एक बुक लिखा था। वो कौन सा बुक था, तो इंडिका था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के बारे में ये विवरण देता है, ये बात आपको याद रखना है। मिलिंद पानो किसके द्वारा लिखा गया, तो नागसेन के द्वारा लिखा गया। अरे इसमें क्या है, तो बैक्ट्रियन शासक मिनांडर एवं नागसेन के बीच में इसमें वार्तालाप है, ठीक है। ये सब का लेखक के बारे में पता नहीं है, तो आपको भी नहीं पता होगा और ना ही एग्जामिनर को भी पता होगा। ये भी बात आपको याद रखना है, मतलब कि अभी तक तो नहीं पता चला है कि कौन लिखा है, ठीक है। तो ललित विस्तार को कौन लिखा है, तो अभी तक नहीं पता चला है। बुद्ध के लीलाओं का इसमें वर्णन है, ये बात आपको याद रखना है। महावंश को मतलब कौन लिखा है तो नहीं पता है, तो इसमें क्या है, तो श्रीलंका के राजाओं के इसमें वर्णन है। और जातक कथाएं हम लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा पवित्र बुक है बौद्ध धर्म का। उसमें क्या है कि बुद्ध के जन्म के पुनर्जन्म के कहानियां इसमें दिया गया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।